हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज के अंदर। मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कॉस्टिंग का सुपर फास्ट रिवीजन। और पहला टॉपिक जो आज हमने पिक किया है बच्चों, उसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, इजी सा चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर, पूरे पूरे मार्क्स दिलवाता है बच्चों को एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर से आप लोगों को कम से कम नहीं तो 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूजुअली 5 नंबर का ही क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग से आता है, लेकिन अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो यहां से 10 नंबर तक का भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो कि जनरली या तो स्टोर्स लेजर से होगा, या तो एबीसी से होगा, या तो आपके लेवल्स ऑफ स्टॉक वाले क्वेश्चन से आ जाता है। राइट। मटेरियल कॉस्टिंग जो है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को नोट्स के बारे में बता दें। इस सेशन में हमने जो भी नोट्स का इस्तेमाल किया है वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर मिल जाएगा बच्चों। पीडब्ल्यू की ऐप पर एक कोर्स बनाया गया है, द्रोणाचार्य कोर्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करनी है, उस द्रोणाचार्य बैच के अंदर अपने आप को एनरोल करना है, और उधर नोट सेक्शन के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो रिवीजन सेशंस हो रहे हैं उनके नोट्स आप लोग को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा पाए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन मटेरियल कॉस्टिंग का। इस चैप्टर के अंदर अभी हमारा जो एजेंडा होने वाला है वो सभी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम कवरेज करेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अभी अपन टच नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी हमारा जो एजेंडा होने वाला है वो सभी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर हम कवरेज कर रहे हैं। राइट। तो मैंने मटेरियल कॉस्टिंग में जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3। हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल करेंगे, देन मूव ऑन करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये रिविजन्स को प्लान किया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहां पर हमारे पास निकल कर आता है वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। जब आप मटेरियल परचेस करते हो बेटा, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं मटेरियल को खरीदने से लेकर। राइट। जब आप मटेरियल परचेस करते हो तो आप सप्लायर को तो पेमेंट देते ही हो, और जब आप सप्लायर को पेमेंट देते हो तो उसके इनवॉइस में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे आपको लिस्ट प्राइस दिखाई देता है, आपको ट्रेड डिस्काउंट दिखाई देता है, आपको जीएसटी का कंपोनेंट दिखाई देता है। आपका सप्लायर हो सकता है आपसे पैकिंग का पैसा मांग रहा हो, आपसे फ्रेट का पैसा मांग रहा हो, आपसे इंश्योरेंस का पैसा मांग रहा हो। रास्ते में जब माल आ रहा तो हो सकता है हाईवेज पे टोल प्लाजा पड़ जाए, वहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ जाए। हो सकता है आपने माल इंपोर्ट किया हो जहां पर आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ जाए। राइट। सर, लेबर से आप माल लोड अनलोड करवाते हो तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट मटेरियल कॉस्ट पे आएगा, किनका नहीं आएगा, वो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर सीखते हैं। राइट। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसे इंक्लूड करना है मटेरियल कॉस्ट के अंदर और किसे एक्सक्लूड करना है मटेरियल कॉस्ट के अंदर, वो उसके बारे में हम सीखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स एसोसिएटेड विद परचेस ऑफ मटेरियल इज टेबुलेटेड एज बिलो। तो सबसे पहले जो ट्रेड डिस्काउंट है या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट है, तो अगर आपका सप्लायर आपको ट्रेड डिस्काउंट या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहा है तो हम ट्रेड डिस्काउंट को और क्वांटिटी डिस्काउंट को मटेरियल कॉस्ट में से रिड्यूस करते हैं। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस प्राइस। अगर आपका सप्लायर आपको कैश डिस्काउंट दे रहा है तो कैश डिस्काउंट को अपन इग्नोर करते हैं, ये एक फाइनेंस नेचर का खर्चा होता है, इसका इसका कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपका सप्लायर आपको कॉस्ट डिस्काउंट दे रहा है, सॉरी कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो इसे आप डिडक्ट नहीं करेंगे, इसे आप इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये एक तरीके का फाइनेंस चार्ज है और इसका कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई रोल नहीं निकल कर आता। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, अगर गवर्नमेंट मेरे बेटा आपको सब्सिडी दे रही है, ग्रांट दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, तो वो सब्सिडी, ग्रांट और इंसेंटिव को आपके परचेस प्राइस में से रिड्यूस करा जाता है। ठीक है। इसे हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द
परचेस प्राइस। तो अगर माल खरीदने पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जैसे अपन लोग वो परचेस करते हैं हमारे सोलर पैनल्स, तो वहां पर सोलर पैनल्स परचेस करने में गवर्नमेंट अपन को क्या देती है? सब्सिडी। तो हमारा प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर आपको सब्सिडी मिल रही है, ग्रांट मिल रही है, इंसेंटिव मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट से मिले, चाहे किसी थर्ड पार्टी, कोई एनजीओ ही क्यों ना दे दे, तो आप उसे अपने परचेस प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर सर रास्ते में माल आ रहा है और आपने टोल टैक्स या फिर रोड टैक्स पे किया है, तो टोल टैक्स और रोड टैक्स जो आपने पे किया है, जो बायर ने पे किया है, उसे अपन क्या करते हैं? उसे अपन इंक्लूड करके चलते हैं परचेस प्राइस पे। अगर आपका सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो आपको इनवॉइस रेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उस पे जीएसटी आपसे चार्ज करेगा। अब अगर आपको उसका आईटीसी मिल सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप ले सकते हो, तो उस केस में अपन जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते अपने परचेस प्राइस के अंदर। लेकिन अगर आपको आईटीसी नहीं मिलना है, तो उस केस में जीएसटी को हम मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। तो जीएसटी को एक्सक्लूड करा जाता है अगर आईटीसी अवेलेबल है तो। जीएसटी को एक्सक्लूड करा जाता है अगर आईटीसी अवेलेबल है तो। लेकिन अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो जीएसटी जो है वो परचेस कॉस्ट का पार्ट बनती है। अगर आपने इंपोर्ट करा है मटेरियल को, तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी दी होगी, और बेसिक कस्टम ड्यूटी का कभी भी आईटीसी नहीं मिलता। बेसिक कस्टम ड्यूटी को हमेशा इंक्लूड करा जाता है परचेस प्राइस के अंदर, मटेरियल कॉस्ट के अंदर। डैमरेज अगर आपने पे करे हैं, डैमरेज क्या होते हैं सर? डैमरेज एक तरीके की पेनल्टी होती है जो ट्रांसपोर्टर इंपोज करता है फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल। तो अगर आपने ट्रांसपोर्टर के कन्वेंस पे अगर आपने मटेरियल को लोड और अनलोड करने में देरी करी, जिसकी वजह से आपके ट्रांसपोर्टर का टाइम बर्बाद हुआ, तो वो उसके लिए आपसे क्या लेता है? पेनल्टी चार्ज करता है, और उस पेनल्टी को अपन क्या बोलते हैं? डैमरेज बोलते हैं। डैमरेज एक एबनॉर्मल नेचर का खर्चा है, और एबनॉर्मल नेचर के खर्चे कहां जाते हैं? एबनॉर्मल नेचर के खर्चे कॉस्टिंग पीएल में जाते हैं, वो आपके मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, राइट? तो अगर आपने डैमरेज दिया है, तो डैमरेज मेरे बेटा क्या है? एक एबनॉर्मल खर्चा है, और एबनॉर्मल खर्चा जाता है कॉस्टिंग पीएल में। इसे अपन इंक्लूड नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेस में। इसी तरीके से अगर आपने डिटेंशन चार्जेस और फाइन पे करे हैं, डिटेंशन चार्जेस और फाइन किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। गवर्नमेंट को क्यों पे करते हैं? क्योंकि आपने कोई लॉ ब्रीच किया है। तो अगर आपने कोई लॉ ब्रीच किया है जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट को डिटेंशन चार्ज देना पड़ा है, फाइन देना पड़ा है, तो यह भी एक एबनॉर्मल नेचर का खर्चा है, और एबनॉर्मल नेचर का खर्चा कभी भी आपके मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो सीधे कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो डिटेंशन चार्ज और फाइन जो है वो इंपोज करा जाता है फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल और लॉ, और किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा लगाया जाता है। ये एक एबनॉर्मल खर्चा है, और इसे अपन इंक्लूडेड नहीं करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ परचेस। इसे अपन इंक्लूड नहीं करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ परचेस। पेनल्टी अगर आपने दी है, तो अगेन पेनल्टी एक एबनॉर्मल नेचर का खर्चा है, इसे भी अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस अगर आपने पे किए राजा बेटा, तो इंश्योरेंस चार्जेस को इंक्लूड करा जाता है, इनको इंक्लूड करा जाता है विद द कॉस्ट ऑफ परचेस। सिमिलरली अगर मान लो कोई एजेंट है जिसके थ्रू आप गुड्स परचेज करते हो, तो आप उस एजेंट को पता है क्या देते होगे? आप उस एजेंट को पे करते होगे कमीशन या फिर ब्रोकरेज। तो आप अगर किसी एजेंट को कमीशन या फिर ब्रोकरेज दे रहे हो, तो उसे भी राजा बेटा क्या किया जाता है? उसे भी राजा बेटा इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आपने कमीशन या फिर ब्रोकरेज दी है, तो उसे भी अपन इंक्लूड करके ही चलेंगे। अगर आपने फ्रेट पे किया है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड करा जाता है कॉस्ट ऑफ परचेस के अंदर। कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्या है सर? जिसमें माल आता है। कंटेनर क्या है सर? कंटेनर वो चीज है जिसमें माल आता है। अगर आपका कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है और आपका सप्लायर आपसे कंटेनर का अलग से पैसा चार्ज कर रहा है, तो उस केस में जो भी कंटेनर की कॉस्ट है उसे आप इंक्लूड कर लेते हो मटेरियल की कॉस्ट में। लेकिन अगर आपका कंटेनर रिटर्नेबल है, तो उस केस में सर जब आपसे कंटेनर, आपको सप्लायर जब कंटेनर में माल देता है, तो वो आपसे कंटेनर का कुछ डिपॉजिट रखवा लेता है, और जब आप उसे कंटेनर वापस करते हो तो वो आपको कुछ अमाउंट रिफंड करता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेस करे रिटर्नेबल कंटेनर पे और आपके सप्लायर ने आपसे कंटेनर का 20,000 रुपया डिपॉजिट रखवा लिया कि भाई जब तुम ये कंटेनर वापस करोगे तो मैं आपको अमाउंट रिफंड कर दूंगा। तो आपने माल अपने फैक्ट्री पे लेकर गया, वहां पे अनलोडिंग करी, खाली कंटेनर को आप सप्लायर के पास लेकर आए, सप्लायर ने उन कंटेनर के बदले में आपको 18,000 रुपीज रिफंड करे। कंटेनर का डिपॉजिट उसने लिया था 20,000, लेकिन उसने आपको रिफंड किया 18,000। 2,000 रुपीज उसने आपका कंटेनर यूज करने का चार्ज ले लिया। तो ये जो कंटेनर यूज करने का चार्ज है 2,000 रुपीज, इसे मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करा जाएगा। अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है तो वहां पर हम इसे ऐड करते हैं, जो उसकी कॉस्ट है कंटेनर की, उसे अपन कॉस्ट ऑफ कंटेनर को ऐड करते हैं अपना कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ मटेरियल में। लेकिन अगर रिटर्नेबल कंटेनर है तो उस केस में उनकी जो कॉस्ट रिफंड होती है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, अगर पार्शियल रिफंड हो रहा है तो जो बैलेंस अमाउंट होती है वो ऐड कर दी जाती है कॉस्ट ऑफ परचेस पे। अगर वो आपसे 20,000 रुपए का डिपॉजिट ले रहा है और 20,000 रुपए का ही रिफंड दे रहा है, तो इस केस में वो आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रहा, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आपसे 20,000 रुपए ले रहा है और आपको 18,000 रुपीज रिफंड कर रहा है, तो वो आपसे 2,000 रुपीज चार्ज कर रहा है और वो 2,000 रुपीज आपकी मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करे जाएंगे। अब मटेरियल में अगर निकल कर आती है शॉर्टेज, तो शॉर्टेज दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है नॉर्मल रीजंस की वजह से, एक हो सकती है एबनॉर्मल रीजंस की वजह से। नॉर्मल शॉर्टेज के केस में क्या होता है, जो गुड यूनिट्स होती हैं वो उनका लॉस बियर कर लेती हैं। गुड यूनिट्स नॉर्मल लॉस को बियर करती हैं। लेकिन अगर आपका एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को अपन ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग पीएल के अंदर। नॉर्मल लॉस में गुड यूनिट्स जो होती हैं वो नॉर्मल लॉस का नुकसान एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस के केस में उसे डेबिट कर दिया जाता है टुवर्ड्स द कॉस्टिंग पीएल। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स परचेस करी थी। लेट सपोज आपने 100 यूनिट्स परचेस करी थी 10,000 रुपए में। 100 यूनिट्स आपने परचेस करी थी 10,000 रुपए में। अब आपके पास, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, अब आपके पास 20 यूनिट्स का लॉस हो गया है। आपके पास 20 यूनिट्स का लॉस हो गया है। आपके पास 20 यूनिट्स की शॉर्टेज है। तो हमने जब शॉर्टेज का एनालिसिस किया तो हमको पता लगा कि इस 20 में से 12 जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल शॉर्टेज है, और 8 जो है वो आपकी एबनॉर्मल शॉर्टेज है। 8 यूनिट्स की जो है वो एबनॉर्मल शॉर्टेज है। तो इस केस में क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो 10,000 रुपए की जो कॉस्ट है, ये जो 10,000 रुपए की कॉस्ट है, ये 100 यूनिट्स आप परचेस करके लाए थे। लेकिन हम इस 10,000 रुपए को 100 यूनिट की कॉस्ट नहीं बोलते, हम इस 10,000 को बोलते हैं 100 जितनी आपने परचेस करी थी माइनस 12 जितनी आपकी नॉर्मल लॉसेज है। यानी कि हम बोलते हैं कि ये 10,000 रुपीज कॉस्ट कितने यूनिट्स की है, ये 10,000 कॉस्ट 88 यूनिट्स की है। ये 10,000 कॉस्ट 88 यूनिट्स की है। 12 यूनिट का जो लॉस हुआ है, 12 यूनिट का जो लॉस हुआ है, उसकी जो कीमत है वो 88 यूनिट्स पे चार्ज कर दी जाएगी। जो 12 यूनिट्स की कीमत है, जो 12 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, उसकी जो कीमत है वो ये 88 गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। यानी कि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल आएगी, आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आएगी 113 रुपीज 64 पैसा पर यूनिट। पहले जो 100 रुपए पर यूनिट आपको दिख रही थी, पहले जो 100 रुपए पर यूनिट आपको दिख रही थी, वो अब हो चुकी है 113 रुपए 64 पैसे, 113 रुपीज 64 पैसा पर यूनिट। अब ये जो 8 यूनिट्स का आपके पास एबनॉर्मल शॉर्टेज हुआ है एट द रेट ऑफ 113.64, एट द रेट ऑफ 113.64, लगभग 909 रुपीज। ये 909 रुपए का लॉस आपका कहां चला जाएगा, ये 909 रुपए का लॉस आपका कॉस्टिंग पीएल के अंदर चला जाएगा। तो 12 यूनिट्स का जो नॉर्मल लॉस था वो 88 गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, और इस 88 यूनिट्स में से जो 8 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ वो आपका कहां पर चला गया, कॉस्टिंग पीएल पर चला गया। ठीक है मित्रों, आइए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाते हैं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं।
ESKD company limited not registered under GST purchase the material P from a company which is registered under GST। तो सर ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी। और अगर आप लोगों ने अपना जीएसटी ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको पता लगेगा सेक्शन 16 आता है आईटीसी वाले चैप्टर में, और वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो आप एंटाइटल्ड नहीं हो आईटीसी के लिए। तो आपने जो जीएसटी पे करा होगा उसका आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इन्होंने परचेज किया है मटेरियल पी फ्रॉम अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल परचेज। इन्होंने एक लॉट खरीदी है 1000 यूनिट्स की, उसके बारे में डेटा आपको दिया गया है। लिस्ट प्राइस ऑफ वन लॉट इज 50,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन द लिस्ट प्राइस, तो ट्रेड डिस्काउंट को अपन माइनस कर देंगे। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो इसे अपन इंक्लूड करेंगे। अगर क्रेडिट अवेलेबल होता तो हम इसे माइनस कर देते। कैश डिस्काउंट को अपन इग्नोर करेंगे, कैश डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं होता। फ्रेट एंड इंश्योरेंस अपन ऐड करेंगे, टोल टैक्स अपन ऐड करेंगे, डैमरेज को अपन इग्नोर करेंगे, ये कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। कमीशन आप ऐड करेंगे। अमाउंट डिपॉजिट करी है कंटेनर के लिए 6000, अमाउंट रिफंड आई है 4000, 2000 रुपए कंटेनर के ऐड करे जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है। 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज है ड्यू टू नॉर्मल रीजन। आपने सप्लायर को 20 डेज के अंदर पेमेंट कर दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज टू द एसकेडी लिमिटेड। हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट क्या है, राइट। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको, बस यही वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए अनसॉल्व लेकर आया हूं, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व लेकर आया हूं, राइट। हम जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करेंगे सो दैट कम समय में आपको मैक्सिमम कवरेज मिल सके, राइट। लिस्ट प्राइस हमारे पास कितने रुपए का था सर? लिस्ट प्राइस हमारे पास 50,000 रुपीज का था। लिस्ट प्राइस में से राजा बेटा अपन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास 10% का था। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10% का था 5,000 रुपए, यानी कि आपके पास 45,000 रुपीज आ जाएगा। इस 45,000 में आपका जीएसटी ऐड कर दिया जाएगा। जीएसटी 12% ऑफ 45,000, 45,000 का 12% ऐड कर दिया जाएगा 5,400। इसके अलावा आपके पास कैश डिस्काउंट था, वो हमने इग्नोर कर दिया। फ्रेट एंड इंश्योरेंस में 3,400 है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस में आपके पास 3,400 है, वो हमने ऐड कर लिए। इसके अलावा आपके पास टोल टैक्स है 1,000 रुपए का, वो हमने ऐड कर लिया। टोल टैक्स है आपके पास 1,000 रुपए का, वो हमने ऐड कर लिया। इसके अलावा आपने कमीशन एंड ब्रोकरेज दी है, उसे भी हम लोग ऐड कर देंगे। कमीशन और ब्रोकरेज आपने दिया है राजा बेटा 2,000 रुपए का, वो हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा कंटेनर के 2,000 रुपए हैं, कंटेनर के भी 2,000 रुपए अपन ऐड कर देंगे। 2,000 रुपए कैसे आ रहे हैं? 6,000 रुपए डिपॉजिट करे थे, 4,000 रुपए आपको रिफंड मिले हैं। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हैं 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। अभी आपके पास यहां पर निकल कर आएगा टोटल कॉस्ट बिफोर अदर एक्सपेंसेस। ये आपके पास निकल कर आएगा टोटल कॉस्ट बिफोर अदर एक्सपेंसेस। टोटल कॉस्ट बिफोर अदर एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? टोटल कॉस्ट 45,000 प्लस 5,400 प्लस 3,400 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, सब मिला के आ रहा है 58,800। सब मिलाकर आ रहा है 58,800। ये टोटल कॉस्ट है बिफोर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं है। दिस इज टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट का 2% अदर एक्सपेंसेस है, राइट। इस टोटल कॉस्ट का 2% मेरे अदर एक्सपेंसेस है, और मुझे टोटल कॉस्ट नहीं पता। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरी टोटल कॉस्ट 100 है तो मेरे अदर एक्सपेंसेस 2 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि मेरी टोटल कॉस्ट बिफोर अदर एक्सपेंसेस 98 हो जाएगी। भाई टोटल कॉस्ट बिफोर अदर एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है।
अगर टोटल कॉस्ट 100 है, अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट बिफोर अदर एक्सपेंसेस निकल आएगा। टोटल कॉस्ट बिफोर अदर एक्सपेंसेस आपके पास 98 निकल कर आ जाएगी। यानी कि ये 58,800 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 98 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 58,800 को 98 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अदर कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। डिवाइड बाय 98 इंटू 2, 1200 रुपए। आपकी टोटल कॉस्ट 60,000 रुपीज की निकल कर आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आपकी 60,000 निकल कर आ जाएगी। इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे गुड यूनिट से। इसको डिवाइड कर देंगे गुड यूनिट से। गुड यूनिट्स कैसे निकलेंगी? आपने 1000 यूनिट्स परचेज करी हैं, जिसमें से आपकी 20% नॉर्मल लॉस है। यानी कि आपके पास ये जो 60,000 कॉस्ट आ रही है वो 1000 यूनिट्स परचेज की नहीं आ रही है, वो 800 यूनिट्स की आ रही है। तो 60,000 को 800 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकल कर आ जाएगी? आपके पास मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ जाएगी 75 रुपीज पर यूनिट। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि आपने जो कैश डिस्काउंट है उसे इग्नोर किया है क्योंकि वो फाइनेंस नेचर का है। याद रखिएगा आपने जो डेमरेज है उसे भी इग्नोर करा है क्योंकि वो आपका एबनॉर्मल नेचर का खर्चा है। और भी कोई चीज थी जिसको तुमने इग्नोर किया था? नहीं, तुमने ये दो चीजों को इग्नोर किया था। कैश डिस्काउंट को तुमने कंसीडर नहीं करा था और तुमने कंसीडर नहीं किया था डेमरेज को। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग का रिवाइज हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन के अलावा इंस्टीट्यूट के पास और कोई क्वेश्चन रहेगा आपको तंग करने के लिए। वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। तो लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में आप पढ़ेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल आपको क्या बताता है सर? रीऑर्डर लेवल बताता है व्हेन टू प्लेस द नेक्स्ट ऑर्डर। व्हेन टू प्लेस द नेक्स्ट ऑर्डर, आपको अगला ऑर्डर कब प्लेस करना है इसके बारे में आपको बताता है रीऑर्डर लेवल। कंपनी अगला ऑर्डर कब प्लेस करेगी इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, राइट। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड को लीड टाइम भी बोलते हैं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एक फॉर्मूला और होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन का मतलब है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन का मतलब है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो तीन फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर मैं फॉर्मूलाज के लॉजिक्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूं कि ये फॉर्मूलाज क्यों बने, कैसे बने, क्योंकि मैराथन रिवीजन सीरीज है, इसमें लॉजिक्स पे बात नहीं कर सकते, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। पर्पस है टू सुपर फास्ट रिवाइज दी कॉन्सेप्ट, राइट। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला निकल कर आता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अगर आपके पास मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम नहीं गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला निकल कर आता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज इनटू एवरेज, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। और कई बार सेफ्टी स्टॉक गिवन रहती है क्वेश्चन में, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आप लोग को अच्छे से पता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बताती है कितने क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर क्वांटिटी का साइज क्या होगा या फिर ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, ये आपको क्या बताता है? ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी। रीऑर्डर लेवल बताता है कब ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर लेवल बताता है कब ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी बताती है कि कितना ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर लेवल बताता है कब ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी बताती है कि कितना ऑर्डर
प्लेस करना है, क्या क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है √2AO अपॉन सी। फॉर्मूला निकल कर आता है √2AO अपॉन सी, जहां पर ए आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, ओ आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर है, सी आपकी कैरिंग कॉस्ट है। एनुअल रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट करती है कि आपको कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है ड्यूरिंग द ईयर। ये बात ध्यान रखना यहां पे। ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, ये एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी बात करती है कि कितना रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है ड्यूरिंग द ईयर। आपको कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है ड्यूरिंग द ईयर। कई बार क्वेश्चन में कंजम्पशन की फिगर गिवन रहती है, तो कंजम्पशन से हमें परचेज निकालना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक पता है, कंजम्पशन पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, देन आपको परचेज निकालना पड़ेगा और परचेज आपका एनुअल रिक्वायरमेंट बनेगा। कभी भी कंजम्पशन एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है, तो उस केस में आपका कंजम्पशन ही आपके परचेज के बराबर होगा। उस केस में आपका कंजम्पशन ही परचेज के बराबर होगा, यानी कि आप कंजम्पशन को ही ए बोल देंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और आपको कंजम्पशन गिवन है, देन इन दैट केस आपको परचेज फाइंड करना पड़ेगा। इन दैट केस आपको परचेज फाइंड करना पड़ेगा और परचेज बनेगा ए। परचेज आप कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन में आप क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, आपके पास परचेज निकल कर आएगी और वही परचेज आपके लिए क्या बनेगी? एनुअल रिक्वायरमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे ए का मतलब परचेज से है कि साल भर में कितना मटेरियल खरीदना है। अगर क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, देन आपकी कंजम्पशन आपके परचेज के बराबर है, यानी कि कंजम्पशन को ही आप ए बोल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, देन इन दैट केस आपको परचेज फाइंड करना पड़ेगा। परचेज कैसे निकलेगा? कंजम्पशन में क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा, परचेज आ जाएगा और परचेज को ही आप क्या बोलोगे? परचेज को ही आप ए बोलोगे। ईओक्यू की कुछ एजम्पशंस होती हैं। एजम्पशंस क्या है? पहली एजम्पशन है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको पता है और ये फिक्स्ड है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा आपको ये पता है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट है और वो भी पता है, मतलब कि जो प्राइस ऑफ मटेरियल है उसमें कोई भी चेंज निकल कर नहीं आ रहा है। इसके अलावा द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली, दैट इज द लीड टाइम इज 0। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये मान के चलता है कि लीड टाइम कितना है? लीड टाइम 0 है। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करोगे वो तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो परसेंटेज फॉर्म में गिवन होती है, तो ये परसेंटेज किसका निकाला जाता है? ये परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है परचेज प्राइस का। कई बार क्वेश्चन में आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में गिवन रहती है, ये परसेंटेज किसका निकाला जाता है बेटा जी? ये परसेंटेज आप कंप्यूट करते हो परचेज प्राइस का। ठीक है मित्रों, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री के हमारे पास दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला से अलग अलग आंसर निकल कर आता है। फॉर्मूला नंबर 1 कहता है कि मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला नंबर 2 देसी फॉर्मूला। देसी फॉर्मूला मतलब मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। फिर से बोलता हूं, दोनों फॉर्मूला से डिफरेंट आंसर आते हैं, दोनों फॉर्मूला से डिफरेंट आंसर आते हैं, लेकिन एग्जाम में दोनों दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड करके आएंगे, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। एवरेज इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू या फिर मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल वो लेवल होता है जहां पर जहां पर हम हमारी नॉर्मल सप्लाईज रोक देते हैं, केवल इमरजेंसी सप्लाईज को चालू रखते हैं। इसका फॉर्मूला निकल कर आता है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। और कई बार
एवरेज कंजम्पशन की जगह आप मिनिमम कंजम्पशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। देखो नॉर्मली लीड टाइम ऐसे गिवन रहती है 10 डेज टू 15 डेज। ये मिनिमम लीड टाइम है, ये मैक्सिमम लीड टाइम है। लेकिन कई बार आपका सप्लायर आपको इमरजेंसी में जब माल देता है तो इमरजेंसी लीड टाइम जो होती है वो नॉर्मल लीड टाइम से क्या होती है, कम होती है। तो इमरजेंसी लीड टाइम हो सकती है कि आपकी 6 दिन की हो सकता है 2 दिन की हो। तो इमरजेंसी लीड टाइम हमेशा मिनिमम लीड टाइम से क्या होगा, कम होगा। तो जब भी डेंजर लेवल आ जाएगा तो आप वहां पे इमरजेंसी लीड टाइम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। एवरेज कंजम्पशन का मल्टीप्लाई इमरजेंसी लीड टाइम से कर रहे होंगे, या फिर मिनिमम कंजम्पशन का मल्टीप्लाई इमरजेंसी लीड टाइम से कर रहे होंगे। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है सर? वो स्टॉक जो कंपनी ऑल द टाइम मेंटेन करके चलती है। आप किसी भी टाइम स्टोर पे चले जाओ, इतना माल तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, राइट। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालते हैं सर? पर डे आपका जो कंजम्पशन है, पर डे कंजम्पशन निकाल लो। पर डे कंजम्पशन कैसे निकालोगे? आपकी जो साल भर की कंजम्पशन है उसको 360 या फिर 365 डेज से डिवाइड कर दिया जाएगा। पर डे कंजम्पशन आ जाएगी। पर डे कंजम्पशन का मल्टीप्लाई कराएंगे मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम से। पर डे कंजम्पशन का मल्टीप्लाई कराएंगे मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम से। सर खाली फॉर्मूलाज पढ़ने से काम हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चंस करेंगे ना। जब हम क्वेश्चंस ये वाले करेंगे तो हमारा दिमाग खुलेगा और सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशन भी हमको समझ में आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, Sri Ram Enterprises manufactures a special product Z. The following particulars were collected for the year. Monthly demand of Z is 1000 units. Minimum usage 25 units per week. Maximum usage 75 units per week. Cost of material is rupees 100 per unit. Normal usage is 50 units per week. Cost of placing an order is rupees 100. Inventory carrying cost is 15% per annum. And the reorder period is 4 to 6 weeks. You are required to calculate the reorder quantity. Reorder quantity बोले तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहां पर कैसे निकलेगा सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2AO अपॉन C का अंडर रूट। अब सर यहां पर A आपको गिवन नहीं है, A आपको निकालना पड़ेगा। A आप कैसे निकालोगे? क्या आप Z की मंथली डिमांड 1000 यूनिट्स दी हुई है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 12000 करोगे? कि आप नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक दी हुई है, इसका मल्टीप्लाई 52 वीक से करके 50 इंटू 52 2600। क्या क्या आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी? इस तरीके का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। कई बार इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि हम एक स्पेशल प्रोडक्ट Z बनाते हैं। Z हमारा फिनिश गुड है। फिनिश गुड से कभी भी A नहीं निकलता, A होता है मटेरियल की एनुअल डिमांड। तो मटेरियल की एनुअल डिमांड कैसे निकलेगी? Z को बनाने के लिए मटेरियल की जो यूसेज होती है वो 50 यूनिट्स की होती है। यानी कि आपकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट होगी वो 2600 की होगी। वो हम यहां से करेंगे तो मामला हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप यहां से उसे कर लेंगे तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। आपका सही तरीका क्या होगा? नॉर्मल यूसेज को आप यूज करेंगे अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए, राइट। तो फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू 2600। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 100 रुपए की है। कैरिंग कॉस्ट आपका 15%। 15% किसका निकाला जाएगा? 15% निकाला जाएगा आपके परचेज प्राइस का। और परचेज प्राइस आपको कितना दिया हुआ है बेटा? परचेज प्राइस आपको दिया हुआ है 100 रुपए का। 100 का 15% इज 15। 100 का 15% इज 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2600 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 का अंडर रूट आपके पास निकल कर आएगा 186। तो रीऑर्डर क्वांटिटी आपके पास निकल कर आ जाएगी 186 यूनिट्स। इसके बाद हमको निकालना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन आपका 25 है और मैक्सिमम लीड टाइम आपका 6 है। तो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 यानी कि आपका रीऑर्डर लेवल 150 यूनिट्स का होगा। रीऑर्डर लेवल, सॉरी मैंने गलती कर दी क्या सर? मिनिमम ले लिया मैंने, ये मैक्सिमम 75 है। 75 इंटू 6 450 हो जाएगा। मैंने गलती से मिनिमम वाली फिगर उठा ली।
मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा? मिनिमम लेवल निकलेगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल आप निकाल चुके हो 450 आ रहा है। एवरेज कंजम्पशन मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 75 है, तो एवरेज कंजम्पशन 50 का हो जाएगा। मिनिमम 4 हफ्ते लगते हैं, मैक्सिमम 6 हफ्ते लगते हैं, ऑन एन एवरेज 5 हफ्ते लगेंगे। 450 में से 250 चला जाएगा, 200 यूनिट्स का मिनिमम लेवल निकल आएगा, 200 यूनिट्स का मिनिमम लेवल निकल आएगा। मैक्सिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल आपको पता है मित्रों 450 का है, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको पता है 186 की है, मिनिमम कंजम्पशन 25 का है, मिनिमम लीड टाइम 4 हफ्ते का है, यानी कि 450 प्लस 86 यानी कि 536 का मैक्सिमम लेवल निकल कर आ जाएगा, 536 का मैक्सिमम लेवल निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन का है एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 कहता है कि सर मिनिमम पकड़ो और अपना रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा कर दो। मिनिमम पकड़ो और रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा कर दो, तो मिनिमम आ रहा था 200 और रीऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी थी 186, दैट इज यहां पर आ जाएगा 200, सॉरी 200 प्लस 186 का आधा, 186 का आधा प्लस 200 यानी कि 293। और दूसरा फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नंबर 2 कि मिनिमम को पकड़ो, मैक्सिमम को पकड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो मिनिमम आपके पास निकल कर आ रहा है, मिनिमम आपके पास निकल कर आ रहा है 200, मैक्सिमम आ रहा है 536। 200 प्लस 536 डिवाइड बाय 2, 200 प्लस 536 डिवाइड बाय 2 368, 368। तो दोनों फॉर्मूला से मैंने आपको करा दिया 293 और 368, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ चुका है। आईपीएल लिमिटेड यूज करता है एक स्मॉल कॉस्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट, द कॉस्टिंग्स आर परचेज फ्रॉम अ फाउंड्री। आईपीएल लिमिटेड परचेज करता है 54,000 कास्टिंग्स पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹800 पर कास्टिंग। तो आपको बता दिया गया है कि साल भर में आप 54,000 कास्टिंग्स खरीदते हो, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट आपको दे दी गई है। कॉस्ट ऑफ ₹800, इसका मतलब यह हुआ कि आपको परचेज प्राइस दे रखा है। द कास्टिंग्स आर इवनली यूज्ड थ्रू आउट द ईयर, द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन अ 360 डेज पर ईयर बेसिस। साल में 360 दिन होते हैं, यह बता दिया गया। द कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट ₹9,000 टू प्लेस द सिंगल परचेज ऑर्डर। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी गई है 9,000 रुपए की है और 300 रुपए खर्चा आता है कैरी करने का आपको कास्टिंग का, यानी कि आपको 9,000 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी गई है और 300 रुपए आपको कैरिंग कॉस्ट दे दी गई है। The high carrying cost result from the need to keep the castings in carefully controlled temperature and humidity condition, and from the high cost of insurance. Delivery from the foundry generally takes 6 days, but it can take as much as 10 days. तो कह रहा है नॉर्मली आपके पास माल 6 दिन में आ जाता है, नॉर्मली आपके पास माल 6 दिन में आ जाता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स ये 10 दिन ले सकता है, मैक्स टू मैक्स ये 10 दिन ले सकता है। The days of delivery time and the percentage of their occurrence are shown in the following tabulation. 6 दिन में माल आएगा, इसके 75% चांसेस हैं। 7 दिन में माल आ जाएगा, क्यूमुलेटिवली इसके 85% चांसेस हैं। 8 दिन में माल आ जाएगा, क्यूमुलेटिवली इसके 90% चांसेस हैं। आपका 9 दिन में माल आएगा, क्यूमुलेटिवली इसके 95% चांसेस हैं। और आपके पास 10 दिन में माल आएगा, इसके 100% चांसेस हैं। 10 दिन में माल आ जाएगा, इसके 100% चांसेस है, ठीक है। तो 75% चांस है कि माल 6 दिन में आ जाएगा, 85% चांस है कि माल 7 दिन में आ जाएगा, 90% चांस है कि माल 8 दिन में आ जाएगा, 95% चांस है कि माल 9 दिन में आ जाएगा और 100% है कि माल 10 दिन में तो आ ही जाएगा। कंप्यूट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ईओक्यू निकालना है। सारा डेटा तो क्वेश्चन ने ऊपर आपको दे ही दिया था। ईओक्यू निकालने के लिए 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 54,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 9,000 बताई गई थी और कैरिंग कॉस्ट आपको 300 बता दी गई थी। इसका जल्दी से अंडर रूट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 54,000 डिवाइड बाय 300
इंटू 9000 का अंडर रूट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1800 कास्टिंग्स निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया, 1800 कास्टिंग्स आ गई। इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहता है, एज्यूम करो कंपनी जो है वो विलिंग टू एज्यूम है 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। कंपनी 15% रिस्क लेना चाहती है आउट ऑफ स्टॉक का। क्या सेफ्टी स्टॉक कंपनी मेंटेन करके चलेगी और क्या रीऑर्डर पीरियड होगा। कंपनी अगर 15% चांस ले रही है आउट ऑफ स्टॉक होने का, इसका मतलब कंपनी चाहती है 85% की श्योरिटी। कंपनी चाहती है 85% की श्योरिटी। 15% आउट ऑफ चांस होने का मतलब यह है कि आपके पास 8वें दिन के लिए, 9वें दिन के लिए, 10वें दिन के लिए माल ना हो। कंपनी ये रिस्क लेने को तैयार है कि उसके पास 8th डे के लिए, 9th डे के लिए, 10th डे के लिए माल ना हो। कंपनी 85% श्योरिटी रखना चाहती है। कंपनी 85% श्योरिटी रखना चाहती है, 15% रिस्क ले रही है आउट ऑफ स्टॉक का। मतलब 8वें, 9वें और 10वें दिन के लिए कंपनी अपने पास क्या रखेगी, सेफ्टी स्टॉक रखेगी। 8वें, 9वें, 10वें दिन के लिए कंपनी अपने पास क्या रखेगी, सेफ्टी स्टॉक रखेगी। अगर 15% रिस्क ले रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक का, 15% रिस्क ले रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक का, मतलब 8th डे, 9th डे एंड 10th डे के लिए हमारे पास माल नहीं होगा। 3 डेज का हम लोग आउट ऑफ स्टॉक होने का रिस्क ले रहे हैं। 3 डेज का हम लोग आउट ऑफ स्टॉक होने का रिस्क ले रहे हैं मेरे बच्चों। अब जरा यहां पर ध्यान से मेरी चीजों को देखना और समझना कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है और आपको यहां पर क्या करना है। क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है और क्वेश्चन आपसे क्या करना है। सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, ध्यान से देखो, 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 ध्यान से देखो। कंपनी अगर रिस्क ले रही है, कंपनी अगर रिस्क ले रही है, कंपनी 15% रिस्क ले रही है आउट ऑफ स्टॉक का। कंपनी अगर 15% रिस्क ले रही है आउट ऑफ स्टॉक का, इसका मतलब वो 8th डे, 9th डे और 10th डे का माल मेंटेन नहीं करेगी। वो 8th डे, 9th डे और 10th डे का माल मेंटेन नहीं करेगी। मतलब वो 85% श्योरिटी रखेगी। वो 85% श्योरिटी रखेगी। मतलब वो अपने पास मैक्सिमम माल, मैक्सिमम स्टॉक कितना रखेगी सर, वो मैक्सिमम स्टॉक अपने पास 7 दिन का रखेगी। कंपनी 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन का रिस्क ले रही है आउट ऑफ स्टॉक का, मतलब कंपनी अपने पास मैक्सिमम माल 7 दिन का रखेगी। कंपनी अपने पास मैक्सिमम माल 7 दिन का रखेगी। इसके लिए कंपनी अपने आप को प्रिपेयर करेगी। 8वें, 9वें, 10वें दिन के लिए कंपनी अपने पास रिस्क ले रही है कि माल नहीं होगा तो चलेगा, माल नहीं होगा तो चलेगा। कंपनी ये रिस्क ले रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, कंजम्पशन पर डे, कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड माइनस एवरेज लीड। तो कंपनी अपने पास मैक्सिमम स्टॉक कितने दिन का रख रही है, 7 दिन का। मतलब मैक्सिमम लीड 7 डेज की हो गई। एवरेज लीड कितनी है सर, नॉर्मली माल 6 दिन में आ जाता है, तो एवरेज लीड 6 दिन की हो गई। साल भर में 54,000 कास्टिंग चाहिए और एक साल में 360 डेज होते हैं। तो 54,000 डिवाइड बाय 360 अगर आप करोगे तो आएगा 150। 150 कास्टिंग्स मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि आपका सेफ्टी स्टॉक होगा 150। क्वेश्चन ने अब आपसे रीऑर्डर लेवल भी पूछा है। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल का दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज इनटू एवरेज का। सेफ्टी स्टॉक आपके पास 150 की आ रही है, एवरेज कंजम्पशन आपका 150 पर डे का है और आपका एवरेज लीड टाइम 6 दिन का है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू 6 प्लस 150, यानी कंपनी के पास 7 दिन का माल है। कंपनी के पास 7 दिन का माल है, 1050 कास्टिंग। कंपनी के पास 7 दिन का माल है। कंपनी 85% की श्योरिटी चाहती है। कंपनी 85% की श्योरिटी चाहती है, मतलब कंपनी 7 दिन का माल अपने पास रखेगी। 85% की श्योरिटी चाहती है, मतलब वो 7 दिन का माल अपने पास रखेगी। राइट, ठीक है सर।
ठीक है। एज्यूम दैट द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम 5% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। कंपनी 5% रिस्क ले रही है आउट ऑफ स्टॉक होने का। 5% रिस्क ले रही है आउट ऑफ स्टॉक होने का, मतलब कंपनी के पास 10वें दिन के लिए माल नहीं होगा। कंपनी अपने आप को 9 दिन के लिए तैयार करना चाहती है। कंपनी अपने आप को 9 दिन के लिए तैयार करना चाहती है। 5% ऑफ रिस्क आउट ऑफ स्टॉक मतलब आपके पास 10th के लिए कोई भी स्टॉक नहीं होगा। 10th के लिए आपके पास कोई स्टॉक नहीं होगा, तो व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक? तो सेफ्टी स्टॉक आपके पास कितना निकलेगा भाई बी पार्ट में? कंपनी अगर 9 दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, कंपनी मैक्सिमम स्टॉक रखेगी 9 डेज का। एक दिन का वो आउट ऑफ स्टॉक रिस्क ले रही है, 5% का रिस्क ले रही है ना आउट ऑफ स्टॉक का। वो 5% कहां फॉल कर रहा है? 10th डे पे फॉल कर रहा है, मतलब 10वें दिन के लिए उसको माल नहीं चाहिए। मैक्सिमम वो 9 दिन की तैयारी करेगी कंपनी। तो सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाएगा? कंजम्पशन पर डे 150 है, प्लस मैक्सिमम लीड टाइम 9 दिन का है, एवरेज लीड टाइम 6 डेज का है, राइट। तो आपके पास 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होगा, यानी कि 450 कास्टिंग्स का। अब अगर आप रीऑर्डर लेवल की बात करोगे तो रीऑर्डर लेवल सेफ्टी स्टॉक 450 प्लस एवरेज कंजम्पशन 150 इंटू एवरेज लीड टाइम 6 दिन का, यानी कि 150 इंटू 6 900, 900 प्लस 450 1350 कास्टिंग्स निकल कर आएंगी। 1350 कास्टिंग्स निकल कर आएंगी। तो पहले वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो, पहले वाले पार्ट में 1050 कास्टिंग्स और दूसरे वाले पार्ट में 1350 कास्टिंग्स निकल कर आ रहा है, ठीक है। एज्यूम करिए 5% आउट ऑफ स्टॉक रिस्क है। व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग द इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर? आप अगर 5% का आउट ऑफ स्टॉक मामला लेके चल रहे हो, एज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर? एक साल का इन्वेंट्री का खर्चा कितना निकलेगा? तो सिंपल है मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है। आप 54,000 साल भर में मंगाओगे, एक बार में आप 1800 मंगा रहे हो, एक बार में आप 1800 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। सर 1800 कहां से आ रहा है? 1800 आपका EOQ आ रहा था, 1800 आपका EOQ आ रहा था। सिंपल सी चीज है मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती है आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे? आपको साल भर में 54,000 चाहिए, एक बार में आप 1800 मंगा रहे हो। साल भर में 54,000 चाहिए, एक बार में आप 1800 मंगा रहे हो, तो 30 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, 30 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी थी? सर एक ऑर्डर की कॉस्ट थी 9,000, तो 30 इंटू 9,000, दिस विल बी 2,70,000, दिस विल बी 2,70,000। कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक होती है तो। नॉर्मली आपके कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आपका EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में जब सेफ्टी स्टॉक होती है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक 5% अगर आप आउट ऑफ स्टॉक का रिस्क ले रहे हो, 5% अगर आप आउट ऑफ स्टॉक का रिस्क ले रहे हो, तो आपकी सेफ्टी स्टॉक कितनी थी? आपकी सेफ्टी स्टॉक थी 450 की। 5% का आउट ऑफ स्टॉक रिस्क ले रहे हो तो आपकी सेफ्टी स्टॉक कितनी थी? 450 की। EOQ आपके पास कितना था? 1800, 1800 डिवाइड बाय 2। एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा था? 300 रुपए, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। 1800 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 1800 को 2 से डिवाइड करोगे 900, 900 में 450 प्लस करोगे 1350, 1350 में 300 का मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास निकल कर आ जाएगा 4,05,000, ठीक है। आपके पास निकल कर आ जाएगा 4,05,000 रुपए और 2,70,000। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो बहुत सा इजी है। कह रहा है रेफर करो ओरिजिनल डेटा को, एज्यूम करो कि आपने री इंजीनियरिंग कर दी जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गई है 600 पे। इसके बाद आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो आ गई है 720 पे। नया EOQ आपका कितना होगा? तो EOQ का फॉर्मूला पुट कर दो, 2 इंटू 54,000। नई ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 है, नई ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 है। 720 जो है वो आपके पास निकल कर आ रहा है
720 जो है वो आपके पास निकल कर आ रहा है कैरिंग कॉस्ट। तो 2 इंटू 54,000 इंटू 600 डिवाइड बाय 720 का अंडर रूट आपकी नई EOQ 300 निकल कर आ जाएगी। इसके बाद हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू द ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। कितनी फ्रीक्वेंटली आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है, साल में 360 दिन है, इसको डिवाइड करा दिया जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर से। साल में 360 दिन है, इसको डिवाइड करा दिया नंबर ऑफ ऑर्डर से। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, साल भर में आपको 54,000 मंगाना है, आप एक बार में 300 मंगा रहे हो, यानी आप साल भर में 180 ऑर्डर्स प्लेस करोगे। यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, हर दूसरे दिन आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे। हर दूसरे दिन आप क्या कर रहे होगे, हर दूसरे दिन आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे। ईच ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड आफ्टर 2 days, while अंडर द प्रेजेंट पॉलिसी इट इज 12 days। तो अगर आपका EOQ बदल जाएगा, नया EOQ अगर आपका 300 हो जाएगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 180 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 180 हो जाएंगे, दैट मीन्स कि आप हर दूसरे दिन ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, राइट। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 4। KL लिमिटेड प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट M जिसकी क्वार्टरली डिमांड 8,000 की है। अगेन देखो, ये प्रोडक्ट M बनाता है, यानी कि ये फिनिश गुड की बात चल रही है, और इसकी क्वार्टरली डिमांड 8,000 यूनिट्स की है। ठीक है, द प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। इसको 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल X लगता है फॉर एवरी फिनिश यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि क्वार्टरली कंजम्पशन कितना है, क्वार्टरली कंजम्पशन कितना है, 8,000 यूनिट्स बनेंगी, हर यूनिट पे 3 kg लगेगी, यानी कि 24,000 kg क्वार्टरली कंजम्पशन है। एनुअल कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 24,000 kg इंटू 4, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 24,000 इंटू 4 यानी कि आपकी एनुअल कंजम्पशन 96,000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो 96,000 kg ही आपका एनुअल कंजम्पशन भी हो जाएगा। मटेरियल की कॉस्ट 20 रुपीज की है, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 1,000 रुपए का है। 15% पर एनम आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आती है। 15% पर एनम आपकी एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट निकल कर आती है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EOQ। EOQ निकालना है, तो EOQ इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए में 96,000 आ जाएगा, O में 1,000 आ जाएगा, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री से, यानी कि 15% ऑफ ₹20। परचेज प्राइस 20 है, 20 का 15% हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 2 इंटू 96,000 इंटू 1,000 डिवाइड बाय 15% डिवाइडेड बाय 20, इसका अंडर रूट, आपके पास EOQ निकल कर आ जाएगा 8,000 kg का। ठीक है, should the company accept an offer of 2% discount by the supplier if he wants to supply the annual requirement of material X in 4 equal quarterly installment। कह रहा है कि सर अगर आपका सप्लायर 2% डिस्काउंट आपको दे रहा है, तो क्या आप क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करोगे इंस्टेड ऑफ EOQ का ऑर्डर। देखो, EOQ पे जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है वो कम निकल कर आती है। टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या होती है सर, टोटल आपकी जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो होती है आपकी परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ये मिनिमम निकल कर आती है EOQ पे, ये मिनिमम निकल कर आती है एट EOQ, अगर आपके पास कोई भी डिस्काउंट ना हो तो। लेकिन अगर डिस्काउंट है तो हमें प्रपोजल को इवेलुएट करना पड़ता है। अगर डिस्काउंट अवेल करके ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर देके हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अपन एक काम करेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे एट EOQ। टोटल कॉस्ट निकालेंगे एट EOQ। टोटल कॉस्ट एट EOQ कितनी निकलेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल कॉस्ट एट EOQ, परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, EOQ में कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का अगर आपको सम निकालना है तो आप यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अंडर रूट 2AOC।
कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम अगर आप निकालना चाहते हो तो आप 2AOC का अंडर रूट यूज करोगे तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम निकल आएगा। आपको साल भर में 96,000 केजी खरीदनी है, 20 रुपीज की आएगी, इंटू 2 इंटू 96,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट थी हमारे पास 1000 की और कैरिंग कॉस्ट थी हमारे पास 20 का 15% यानी कि 3 रुपए की। 20 का 15% यानी कि 3 रुपए की, ठीक है ना। 1000 रुपए ही था ना हमारे पास, 1000 रुपए था। 15% ऑफ 20, कैरिंग कॉस्ट 3 रुपए की थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 रुपए की। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे मित्रों तो आपके पास निकल कर आएगा 96,000 इंटू 20 और 2 इंटू 96,000 इंटू 1000 इंटू 3 का अंडर रूट 24,000। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो यहां पर निकल कर आएगा 19,44,000। ईओक्यू पे आपकी कॉस्ट आ रही है 19,44,000। अब अगर आप क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करोगे, अगर आप क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करोगे यानी कि आप एक बार में कितना मंगाओगे, एक बार में आप 24,000 केजी मंगाओगे तो आपका सप्लायर आपको 2% का डिस्काउंट देने को राजी है, यानी कि आपकी परचेस कॉस्ट कितनी होगी। साल भर में आप 96,000 केजी मंगाओगे, जो परचेस प्राइस अभी 20 रुपीज का है, इसमें आपको 2% कम हो जाएगा यानी कि आपकी कॉस्ट 98% हो जाएगी। 96,000 इंटू 20 का 98% यानी कि 1881,600 आ जाएगी। 1881,600 निकल कर आ जाएगी, ये हो जाएगी परचेस कॉस्ट। इसमें कैरिंग कॉस्ट आप ऐड करोगे। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज 24,000 है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो 15% है। 15% किसका है, परचेस प्राइस का। नया परचेस प्राइस कितना है, नया परचेस प्राइस 2% कम है, यानी कि नया परचेस प्राइस 19 रुपए 60 पैसे है। 19 रुपए 60 पैसे का 15% 2.94 इंटू 24,000 डिवाइडेड बाय 2, 35,280 आपके पास निकल कर आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में आप 4 ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्वार्टरली ऑर्डर मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, 4 ऑर्डर होंगे, हर क्वार्टर पे 1000 रुपए का खर्चा आएगा यानी कि 4000 रुपए का खर्चा आएगा। दैट मीन्स आपकी टोटल कॉस्ट जो आएगी वो 19,20,800 आ जाएगी। ईओक्यू पे कॉस्ट 19,44,000 आ रही है, यानी कि आपके 23,120 रुपए बच रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो समझदारी क्या रहेगी, क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। समझदारी क्या रहेगी, क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसमें आप लोग देख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आपके पास एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या कहता है कि इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी जो इन्वेंट्री है वो क्वांटिटी में सबसे कम होती है, अप्रोक्सीमेटली वो क्वांटिटी में होती है 10% तक, लेकिन वैल्यू में वो सबसे ज्यादा होती है जिसकी वैल्यू होती है 70% तक। तो मैक्सिमम आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल लगना चाहिए वो किस पे लगना चाहिए, ए कैटेगरी पे लगना चाहिए। इसके बाद आती है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में वो इन्वेंट्री आती है जो क्वांटिटी वाइज 20% से ज्यादा नहीं होती और वैल्यू वाइज भी 20% से ज्यादा नहीं होती। इसके बाद सी कैटेगरी आती है जिसपे सबसे कम आपको कंट्रोल लगाना है। ये क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा होती है अराउंड 70%, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10%। तो ए बी सी कैटेगरी में क्या रहेगा, आपको इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। ए कैटेगरी वो जिसकी क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा कंट्रोल, सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री में लगाना पड़ेगा। बी कैटेगरी में आपके पास निकल कर आता है वो इन्वेंट्री, बी कैटेगरी में निकल कर आता है वो इन्वेंट्री जो क्वांटिटी में और वैल्यू में दोनों में एवरेज है, अराउंड 20% है। और आपका सी कैटेगरी में वो आता है जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, अराउंड 70%, और वैल्यू में जो है वो है अराउंड 10%, राइट। इसमें आपको सबसे कम कंट्रोल लगाना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इन्वेंट्रीज गिवन रहती हैं, आपको उन इन्वेंट्रीज को डिवाइड करना होता है 3 कैटेगरी के अंदर, ए बी और सी के अंदर। तो यहां पर हम लोग कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहला काम आप लोग जो करते हो, सबसे पहला काम यहां पर जो आपको करना होता है, जो स्टेप नंबर 1 आपका होता है, स्टेप नंबर 1 जो होता है वो होता है आपको सबसे पहले
तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो इन्वेंट्री की क्वांटिटी है, जो इन्वेंट्री की क्वांटिटी है उसका सम करना होता है। इन्वेंट्री की क्वांटिटी का सम करना होता है। स्टेप नंबर 2 में आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है ऑफ इन्वेंट्री। परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है फॉर ईच इन्वेंट्री। हर एक इन्वेंट्री की परसेंटेज फाइंड करनी है कि टोटल इन्वेंट्री में उसका परसेंटेज कितना है। पहले आपने सारी इन्वेंट्री की क्वांटिटी का टोटल कर लिया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने हर एक इन्वेंट्री का परसेंटेज क्वांटिटी निकालना है कि टोटल इन्वेंट्री क्वांटिटी में उसका परसेंटेज कितना है। स्टेप नंबर 3, आपको इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? जो इन्वेंट्री की क्वांटिटी है उसके साथ उसका रेट मल्टीप्लाई करके। स्टेप नंबर 4, आप सम करेंगे इन्वेंट्री वैल्यू का, सम करेंगे इन्वेंट्री वैल्यू का। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, आप परसेंटेज निकालेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आप परसेंटेज निकालेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हर इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू में कितनी परसेंटेज है, हर इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू में कितनी परसेंटेज है। एंड स्टेप नंबर 6, आप रैंकिंग करेंगे। स्टेप नंबर 6, आप रैंकिंग करेंगे। नंबर 1 रैंक किसकी होगी? नंबर 1 रैंक होगी जिसका हाई परसेंटेज वैल्यू होगा। 1 रैंक किसकी होगी? जिसका हाई परसेंटेज वैल्यू होगा। उससे कम वाले की 2, उससे कम वाले की 3, उससे कम वाले की 4। यानी कि रैंकिंग का बेसिस क्या बनेगा? परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। रैंकिंग का बेसिस क्या बनेगा? रैंकिंग का बेसिस बनेगा परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, राइट। रैंकिंग करने के बाद आप उसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको प्रिपेयर करना है प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। आपके पास 10 इन्वेंट्री के आइटम दिए हुए हैं। उन इन्वेंट्री की यूनिट्स आपको दे रखी हैं, उनका कॉस्ट आपको दे रखा है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? आपको इन्वेंट्री का आइटम दे रखा है, उसकी यूनिट्स आपको दे रखी हैं, उसका कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखा है, राइट। तो मैंने आपसे सबसे पहला काम क्या कहा था कि आप इन इन्वेंट्री की क्वांटिटी का सम कर लें। तो सबसे पहला काम आप इसका सम कर लेंगे। इसका सम करने के बाद आप हर एक का परसेंटेज निकालेंगे। आप हर एक का परसेंटेज निकालेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले क्या किया? इसको प्लस कर लिया। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, राइट। आपने सबसे पहले इन्वेंट्री की क्वांटिटी का सम कर लिया। ये हो गया स्टेप नंबर 1। ये हो गया अब आपका स्टेप नंबर 2। इसमें आप क्या कर रहे हो? परसेंटेज निकाल रहे हो। परसेंटेज कैसे निकल रहा है? 7,000 को 2,19,000 से डिवाइड करके फाइंड कर रहे हो कितने परसेंट है। 24,000 2,19,000 में कितने परसेंट है। 1,500 2,19,000 में कितने परसेंट है। 600 2,19,000 में कितने परसेंट है। 38,000 2,19,000 में कितने परसेंट है। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, आपने क्या किया? आपने इन्वेंट्री की वैल्यूज फाइंड कर ली। कैसे वैल्यू फाइंड करी? क्वांटिटी के साथ रेट का मल्टीप्लाई। क्वांटिटी इंटू रेट, वैल्यू आ गई। क्वांटिटी इंटू रेट, वैल्यू आ गई। क्वांटिटी इंटू रेट, वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने वैल्यू निकाल ली, फिर आपने वैल्यू का सम कर लिया। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। आपने क्वांटिटी की वैल्यू निकाल ली। अब आप परसेंटेज निकालेंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 5। ठीक है, 35,355 का कितने परसेंट है। 72,355 का कितने परसेंट है। 15,355 का कितने परसेंट है। 13,200 का कितने परसेंट है। इस तरीके से परसेंटेज आपने फाइंड कर लेना है। परसेंटेज जब आप फाइंड कर लेंगे, इसके बाद आप स्टेप 6 में रैंकिंग देंगे। सबसे हाईएस्ट रैंक मतलब पहली रैंक किसकी आ रही होगी? जिसकी परसेंटेज वैल्यू सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वैल्यू परसेंटेज किसकी है? 20, 22। देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू परसेंटेज 22 के बाद सेकंड है 20, इसकी है। 20 के बाद तीसरी जो निकल कर आ रही है वो 16 है। चौथी जो निकल कर आ रही है 16 के बाद देखो आपके पास 9 है।
9 से नीचे आपके पास देखो 7 है, 7 से नीचे 6 नहीं है, आपके पास 5 है, 5 से नीचे आपके पास देखो 4 है, 4 के नीचे आपके पास 3 है। इस तरीके से आपने रैंक दे दी। रैंक देने के बाद आप क्या करोगे? रैंक देने के बाद आप उसे ABC कैटेगरी में डालोगे। नॉर्मली हम कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं? नॉर्मली हम कैटेगराइजेशन करते हैं इसी बेसिस में। ए कैटेगरी में वो डालते हैं जिसकी क्वांटिटी 10% से ज्यादा ना हो और जिसकी वैल्यू 70% से ज्यादा ना हो। लेकिन ये केवल एक एडवाइजरी है, हर एक कंपनी इसी को फॉलो करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। हम हमारा अपना बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एजम्पशन लिया गया है, इस क्वेश्चन में एजम्पशन लिया गया है कि अगर आपके इन्वेंट्री की वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा है तो उसको ए में डाल देंगे, 15,000 से 50,000 है तो उसे बी में डाल देंगे, 15,000 से नीचे है तो उसको सी में डाल देंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको क्राइटेरिया बता देगा कि आपको कैसे डिवाइड करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ था, एजम्पशन लिया गया। लेकिन इम्तहान में जो क्वेश्चन आएगा, इम्तहान में एबीसी का कैसे आपको कैटेगराइजेशन करना है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, उसके बारे में एग्जाम में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारी रैंक 1 थी उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा थी, जो रैंक 2 थी उसकी वैल्यू भी 50,000 से ज्यादा थी, जो रैंक 3 थी उसकी वैल्यू भी 50,000 से ज्यादा थी, तो वो हमने कैटेगरी ए में डाल दिया। जिसकी रैंक 4 आ रही है उसकी वैल्यू 35,000 है, तो आपकी 50,000 से कम लेकिन 15,000 से ज्यादा, ये आपकी कहां पर चली जाएंगी? ये आपकी कैटेगरी बी में चली जाएंगी। तो ये कैटेगरी बी में चली गई। 5th रैंक भी कैटेगरी बी में चली गई, 6th रैंक भी कैटेगरी बी में चली गई, 7th रैंक भी कैटेगरी बी में चली गई। अब 8th रैंक देखो 13,200 हो रहा है, ये आपकी कैटेगरी सी में चली जाएगी, ये आपकी कैटेगरी सी, ये आपकी कैटेगरी सी, ये आपकी कैटेगरी सी और ये भी आपकी कैटेगरी सी के अंदर चली जाएगी। बात समझ में आ गया? ये था आपके लिए ABC। अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको क्या देता है? सर ये इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो फास्ट मूविंग है। अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने इसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी कि आपका पैसा यहां पर ज्यादा ब्लॉक है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब इन्वेंट्री इज फास्ट मूविंग, मतलब वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम। लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब आपकी इन्वेंट्री स्लो मूविंग, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज्यादा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? सर जितना आपने मटेरियल कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर उसको डिवाइड करा देंगे एवरेज इन्वेंट्री से। जितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर, जितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर उसको डिवाइड करा देंगे आपके एवरेज इन्वेंट्री से। कंजम्पशन आपका कैसे निकलेगा? सर जो आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस आपका जो परचेज है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड निकल कर आ जाएगा। ठीक है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का हाफ कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का हाफ कर देंगे तो हमारे पास एवरेज स्टॉक निकल कर आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ दिन तक आप इन्वेंट्री को होल्ड करते हो, इसको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं। कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है, कितने नंबर ऑफ डेज तक आप इन्वेंट्री होल्ड करते हो, तो 365 डेज को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करा दिया जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकल आएगा। अगर मंथ में चाहिए तो 12 मंथ्स को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करा दिया जाएगा, आपके पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मंथ में निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर आपको बताया गया फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 आपको कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ 2 आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड करने हैं अपने कमेंट्स। ठीक है। आपको मटेरियल ए और मटेरियल बी की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, परचेजेस 52,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 है, यानी कि आप यहां पे कंजम्पशन फाइंड कर लेंगे। कंजम्पशन आपके पास निकल आएगा 56,000 का। इधर आप निकाल लेंगे कंजम्पशन, तो यहां पर आपके पास कंजम्पशन निकल कर आ जाएगा 9 + 27 36 36 - 11 27 + 9 - 11 25,000 का आपके पास कंजम्पशन निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री 10,000 + 6,000 16,000 16,000 डिवाइडेड बाय 2
एवरेज इन्वेंट्री 8000 आ जाएगी। 9000 प्लस 11000 20000, 20000 डिवाइड बाय 2, यहां पर इन्वेंट्री एवरेज में निकल आएगी 10000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर आप निकालेंगे 56000 डिवाइड बाय 8 तो यहाँ पे 7 टाइम्स आ जाएगा। 25000 डिवाइड बाय 10 यहाँ पे 2.5 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री ए जो है वो स्लो मूविंग है और इन्वेंट्री बी जो है वो आपकी फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है। जितना आपका सॉरी 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 उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया मैंने सर। आपकी जो इन्वेंट्री ए है वो आपकी फास्ट मूविंग है क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बड़ा है। ये आपकी स्लो मूविंग है क्योंकि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहां पर क्या है? कम है। यहां पर आपका पैसा कितने टाइम के लिए ब्लॉक होता है? साल में 365 डेज होते हैं। 7 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री घूमती है, यानी कि आपका पैसा 52.14 डेज के लिए ब्लॉक होता है। ये 2.5 टाइम्स है, मतलब साल में इन्वेंट्री 2.5 टाइम्स घूमती है, यानी कि आपका पैसा 146 डेज के लिए ब्लॉक होता है। तो यहां पे आपको 52 डेज के लिए पैसा फंसाना पड़ता है, यहां पे आपको 146 डेज के लिए पैसा फंसाना पड़ता है। तो 7 टाइम्स एंड 2.5 टाइम्स, 52 डेज एंड 146 डेज। ठीक है। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आपका स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है। स्टोर्स लेजर आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल में भी पढ़ रखा है। यहां पे आपका फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज, ये 3 मेथड के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन निकल कर आते हैं। स्टोर्स लेजर की 4 कॉलम होती हैं। एक कॉलम होता है डेट का कॉलम, एक होता है रिसीट का कॉलम, एक होता है इशू का कॉलम, एक होता है बैलेंस का कॉलम। रिसीट, इशू और बैलेंस का जो कॉलम है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 हिस्सों में, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो आपको डेट वाइज यहां पर एंट्री करनी है। जब मटेरियल रिसीव होगा तो वो रिसीट साइड पे, जब मटेरियल इशू किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए या फिर मटेरियल को रिटर्न किया जाएगा तो वो इशू साइड पे आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और जो बैलेंस होगा वो आप यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे। फीफो में आपको पता है जो मटेरियल पहले आया है वो पहले जाएगा, मतलब जो मटेरियल पहले आया है उसको पहले इशू किया जाएगा। लीफो में जो मटेरियल लास्ट में आया है उसको पहले इशू किया जाएगा। वेटेड एवरेज में एवरेज प्राइस के हिसाब से हम मटेरियल को इशू करते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है वो ट्रीटमेंट है वेरियस ट्रांजैक्शंस का। अगर आपने मटेरियल रिटर्न करा है सप्लायर को तो आप इसे इशू कॉलम पे रिकॉर्ड करेंगे और उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पे आपको ये माल सप्लायर से मिला था। तो अगर आपने सप्लायर से माल 10 रुपए पे खरीदा था तो भले फीफो लग रहा हो, लीफो लग रहा हो, वेटेड एवरेज लग रहा हो, आपने मटेरियल रिटर्न किया तो इशू कॉलम पे इसकी एंट्री 10 रुपए से ही होगी जितने रुपए पे आपने खरीदा था। अगर माल स्टोर्स में रिटर्न होता है तो इसे रिसीट कॉलम पे रिकॉर्ड करते हैं उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने इसको इशू किया था। तो अगर आपने मटेरियल को इशू किया था 5 रुपए पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, मटेरियल अगर स्टोर में वापस आएगा तो जिस रेट पे इशू किया गया था उसी रेट से रिसीट कॉलम में वापस से एंट्री करेगा। अगर एबनॉर्मल शॉर्टेज होगी तो ये आपकी कॉस्टिंग पीएल में चली जाएगी और इसे इशू साइड पे दिखाएंगे आपके क्वांटिटी वाले कॉलम में भी, रेट वाले कॉलम में भी, अमाउंट वाले कॉलम में भी। जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, उसके हिसाब से एबनॉर्मल शॉर्टेज अगर है तो वो इशू वाले साइड पे जाएगी कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करने के लिए। क्वांटिटी वाले कॉलम में भी, रेट वाले कॉलम में भी, अमाउंट वाले कॉलम में भी। रेट वाले कॉलम में आप वो वाला रेट लिखोगे जिस भी मेथड से आप स्टोर्स लेजर को प्रिपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप लीफो के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो लीफो, वेटेड एवरेज के हिसाब से कर रहे हो वेटेड एवरेज, फीफो के हिसाब से कर रहे हो तो फीफो। नॉर्मल शॉर्टेज अगर आपके पास होगी तो वो इशू साइड पे रिकॉर्ड करी जाएगी लेकिन केवल क्वांटिटी वाले कॉलम में, वो रेट वाले कॉलम में और अमाउंट वाले कॉलम में नहीं आएगी। अगर एक जॉब से दूसरी जॉब में मटेरियल को ट्रांसफर किया जा रहा है तो वहां पर भी आपका कोई ट्रीटमेंट निकलकर नहीं आएगा। इसके साथ भी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को जरूर से लगा लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस सुपरफास्ट रिवीजन ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है जरूर से इसको लाइक कर दीजिएगा। अपने
सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर से हमको बताइएगा, हम उसको जरूर से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास पे। टिल देन अपना अपना ख्याल रखिए। बाय टू एवरीवन, हैव अ नाइस